प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, क्या इन्वेस्टर्स का बाजार से भरोसा कम हो रहा है, यही जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि भाई मार्केट गिर क्यों रहा है। आज फिर से गिर गया है और इस तरह के गिरते हुए मार्केट में एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, तो डेली का डिस्कशन है। इसके बाद हम FIIs और DIIs का डेटा चेक करेंगे पिछले कुछ महीनों का, और साथ ही फरवरी मंथ डेली डेटा, उससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ना कि भाई हमारे कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल में क्या नहीं है। अगर इस चीज़ को आप सही से समझ कर इसका पालन करेंगे तो एक तो आपका लाइफ अच्छी तरह से बीतेगा और दूसरा मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी भी अच्छा होगा। और फाइनली क्रिप्टोज़, ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे क्रिप्टोज़ का प्रमोशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे हैं क्रिप्टो रिलेटेड कि बहुत ज़्यादा गिर गया, क्या यहाँ से इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो इसको भी मैं वीडियो के लास्ट में कवर करूँगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में आज हुआ क्या है। तो देखिए मार्केट के तो हालात ख़राब हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सभी जगह गिरावट है। माहौल बिल्कुल ही ख़राब लग रहा है। और सेक्टर थीम भी देखेंगे ना तो IT और कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन दोनों को छोड़कर कहीं कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। IT तो सुबह 2% से भी ज़्यादा ऊपर था, सभी कुछ डाउन था, IT 2% से ऊपर। कॉन्ट्राबेट IT उसी तरह से बिहेव कर रहा है ना जैसे दूसरा मार्केट बिहेव कर रहा है, रफली उससे उल्टा ज़्यादातर केसेस में हो रहा है। लेकिन हाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी आज परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बाकी तो नीचे कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल यस, मार्केट का परफॉर्मेंस आज अच्छा नहीं रहा है। रीजंस क्या है भाई, क्यों नहीं अच्छा है? तो देखिए बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा ही मूव करता है ना। मतलब कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आया है, तो अच्छा आया है जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छा था, इसीलिए कल परफॉर्मेंस भी ठीक था। लेकिन आज ग्लोबल टेक सेल ऑफ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एनवीडिया का शेयर 5% के आसपास गिर गया। ठीक है, यही है मार्केट। रिजल्ट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, कल भी मैंने डिस्कस किया। इवन फॉरवर्ड जो गाइडेंस होता है वो भी ठीक था। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने बताया जो टेक है, ठीक है, एक तो हो गया कि आपका सॉफ्टवेयर, वो तो ठीक है, AI के कारण गिर रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसके अलावा वैसी कंपनी जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा था ना, सेमीकंडक्टर रिलेटेड, चिप रिलेटेड, उनका भी हालात ख़राब है। हालात इसलिए उनका ख़राब हो रहा है क्योंकि देखिए रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो मार्केट को अब कहीं ना कहीं अनईजी फील हो रहा है कि नहीं भाई, रिटर्न्स बहुत आ चुका है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन है, अब जो खर्च हुआ है उसका रिजल्ट कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा खर्च कब तक होता रहेगा, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो देखना है, कब आएगा, कितना आएगा। तो मार्केट में फटीग आने लगा है। इसीलिए US मार्केट्स देखेंगे ना तो काफ़ी समय से, इनफैक्ट मैं तो डेली बेसिस पे आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, खासकर ये मैग्निफिसेंट 7 टाइप, वहाँ पे पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। ऑल्दो रिजल्ट तो एनवीडिया बहुत अच्छा आया था भाई, उसके अनुसार तो इसको ऊपर जाने, लेकिन 5% गिर गया क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि नहीं भाई, ये जो फिलहाल चल रहा है ये ज़्यादा समय तक शायद नहीं चले। तो इस तरह का कुछ माहौल बन रहा है। बट हाँ, फिलहाल कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अगर आप देखें, एटलीस्ट ये सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन हाँ, मार्केट है ना, मार्केट तो फ्यूचर देखता है, अगर उसको थोड़ा डर लग रहा है कि नहीं पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा तो गिरेगा, और इसीलिए गिरा है। तो पूरा मार्केट ही देखें ना, US मार्केट कल गिरा था, तो US मार्केट गिरेगा तो दूसरे मार्केट्स पर भी उसका प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ भी प्रेशर पड़ रहा है। बट हाँ, सरप्राइजिंगली IT जो सॉफ्टवेयर स्टॉक्स हैं वो ठीक है। तो जो कोर वाले टेक रिलेटेड स्टॉक्स थे ना, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, वो गिर गए हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर वाले स्टॉक्स हैं जिनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, AI के डर से लगातार गिर रहे थे, उनका आज परफॉर्मेंस आया है। तो चलिए अच्छी बात है, सब कुछ तो चेंज आया है यहाँ पे। दो और इवेंट जो कि डेली बेसिस पे डिस्कशन हो रहा है, एक है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कि भाई US और ईरान का जो निगोसिएशंस चल रहा है वो ठीक है, चल रहा है, लेकिन मोस्टली वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, क्योंकि US का डिमांड इस तरह का है कि ईरान उसे कभी भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाएगा। और अगर फुलफिल कर पाएगा तो एनी हाउ जो उनका सरकार है हार्डलाइनर्स का, वो नहीं बचेगा, ठीक है। तो चांसेस बहुत कम है कि नेगोशिएशंस होंगे, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। और कभी ना कभी नियर फ्यूचर में शायद वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाएगा, उसका निगेटिव असर भी मार्केट पे पड़ेगा, तो उसका भी एक प्रेशर मार्केट पे रहता है। और तीसरा यूनिवर्सल ट्रम्प टैरिफ,
वो तो लगातार बना हुआ है ना, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब और भी ट्राई करेगा कि भाई टैरिफ पहले से थोड़ा कम हो गया है काफ़ी सारे कंट्रीज़ पे, तो कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो आने वाले दिनों में या महीनों में वहाँ से भी कुछ बैड न्यूज़ आएगा, उसका भी निगेटिव असर पड़ेगा। तो ये सब चल रहा है मार्केट में, जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर आने वाला है ना, इंडिया का Q4 का GDP डेटा, ठीक है। देखते हैं 7% प्लस तो आराम से होगा, लेकिन देखते हैं एग्जैक्टली कितना आता है, वो इंटरेस्टिंग होगा। तो आने वाले वीडियोस में ऑफ कोर्स आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा। नाउ जान लेते हैं DIIs और FIIs डेटा के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने का भी आपको इससे अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले मंथली डेटा देखते हैं कि लास्ट फ्यू मंथ्स में किस तरह का डेटा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है ना कि FIIs और DIIs का किस तरह का मूवमेंट रहा है। DIIs अगर आप देखें राइट हैंड साइड में सभी कुछ ग्रीन, ठीक है, और बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट जैन दिसंबर नीचे देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। जबकि FIIs कंप्लीट ब्लड बाथ, पूरा का पूरा, मतलब ये नेट परचेज एंड सेल्स है, ठीक है, पूरा का पूरा सेल ना। जुलाई से मैंने डेटा लिया है, जुलाई से जैन अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। लेकिन अब फरवरी का डेटा अगर आप देखेंगे ना, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है ना, मतलब पहले के मुकाबले चेंज हुआ है DIIs और FIIs दोनों में। मतलब ये 26 फरवरी 26 तक का डेटा है, तो बस आज ही का डेटा आएगा ना, फिर तो फरवरी ख़त्म ही है, तो ऑलमोस्ट पूरे मंथ का ही बोल सकते हैं, फरवरी मंथ का। यहाँ पे DIIs का देखिए ना, DIIs पॉजिटिव हैं, लेकिन पहले के मुकाबले देखिए कितना कम हुआ है इन्वेस्टमेंट। जैन में देख रहे हैं ना, या दिसंबर में देखिए, पहले कितना हो रहा था, 50, 60, 70, ये सब 1000 करोड़ है। लेकिन अब देखिए फरवरी में सिर्फ 26,000 करोड़ के आसपास, कितना कम इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जबकि FIIs का देखेंगे तो पहले तो कंप्लीट नेट सेल्स ही हो रहा था ना, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट बेच रहे थे मंथली। लेकिन फरवरी में फाइनली थोड़ा सा, मतलब कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव है। पहले का उतना ज़्यादा सेलिंग के बाद फाइनली थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा जब फरवरी का डेली डेटा आप चेक करेंगे ना। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्लैरिटी देगा। यहाँ DIIs देखें ना, फाइनली DIIs ने भी कभी कभी बेचना शुरू कर दिया है। ये नेट परचेज और सेल्स है, डेली बाय और सेल होता है, नेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको DIIs का भी कुछ रेड मैंने हाईलाइट किया जहाँ पे इन्होंने सेल किया है, मतलब वहाँ भी कुछ प्रेशर दिख रहा है। जबकि FIIs अगर देखेंगे ना, FIIs में आपको पहले बहुत कम ग्रीन देखने को मिलता था डेली बेसिस पे ना, ज़्यादातर तो बेच ही देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रीन बहुत देखने को मिल रहा है और ओवरऑल अभी तक ग्रीन है, ठीक है। तो ये जो भी हमने डिटेल चेक किया उससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए हुआ क्या है कि ऑलमोस्ट 1.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं आया है मार्केट्स का, ठीक है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, ऑफ कोर्स उनको रिटर्न नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर कहाँ रहे थे, भोले भाले इन्वेस्टर्स की बात मैं बोल रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड, ज़्यादातर तो वहीं पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, वहाँ पे परफॉर्मेंस आया नहीं है। खासकर स्मॉल कैप तो बिल्कुल पिटा हुआ है ना। तो नेचुरली जिन्होंने लास्ट 1-2 ईयर्स का पहले का डेटा देख कर इन्वेस्ट किया इस उम्मीद में कि भाई एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी ईयर रिटर्न आता रहेगा, नेचुरली 1.5 साल हो गया ना, भागेंगे वो। तो यही आपको देखने को मिल रहा है, लोग भाग रहे हैं। प्लस गोल्ड और सिल्वर में रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है लास्ट 2 ईयर्स अगर आप देखें लगभग, ठीक है। नेचुरली इन्वेस्टर्स है ना, भोले वाले इन्वेस्टर पूरा पैसा वहाँ जाकर लगाएंगे ना, भाई जो रिटर्न दे रहा है वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, जो रिटर्न नहीं दे रहा वहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगे। यही चल रहा है इंडियन मार्केट्स में। इसीलिए फरवरी का आप डेटा देखेंगे ना तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इक्विटी का इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया यहाँ पे ना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। तो देखिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, प्रॉब्लम उनका वही होता है, इसके तरफ से थोड़ा पॉजिटिविटी आ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है शायद कि भाई मार्केट में अब टर्न राउंड शायद आने वाला है इंडियन मार्केट्स में। लेकिन जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, खासकर वैसे इन्वेस्टर्स जिनको अच्छी जानकारी नहीं है मार्केट्स की, उनको लग रहा है कि नहीं भाई अब रिटर्न नहीं आया 1.5 साल से, तो अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, भाग जाते हैं। जबकि यही समय है ना, कोई अगर 1.5-2 साल से इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न नहीं आया है, ठीक है, अभी वो भाग जाता है, समझ रहे किस तरह का लॉस है उसको, ठीक है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट बच भी गया फिर भी लॉस है ना, 2 साल का कोई रिटर्न नहीं, 1.5 साल का कोई रिटर्न नहीं।
जबकि यहाँ पे जो टिका रहेगा, क्योंकि अब बिल्कुल नीचे जा चुका है ना, हालत ख़राब है, यहाँ से अब मोस्टली आने वाले महीनों में ऊपर ही जाना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा समय बताएगा, बट मोस्टली मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे फंडामेंटल्स इंप्रूव कर रहे हैं। और बाहर जो रिटर्न्स आ रहा था ना, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जो टेक वाली कंपनीज़ का, सेमीकंडक्टर्स, वहाँ पे फटीग दिख रहा है। लोग वहाँ पे अब सोच रहे हैं कि भाई हम जाएँ या ना जाएँ, ठीक है। तो इसलिए लगता है कि आने वाले महीनों में शायद हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो ये बिल्कुल गलत समय है, और खासकर गोल्ड सिल्वर भाई रिटर्न आ चुका वहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ इन्वेस्ट नहीं करें, आपका हार्ड अर्न मनी आप जहाँ चाहें करें, वो अलग चीज़ है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। जैसे सिल्वर तो खैर मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, मैंने काफ़ी समय से बोला, इतना ज़्यादा वोलाटाइल है ना, 5% ऊपर 5% नीचे डेली, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर बहुत बड़ा एक्सपोजर लेने का मेरे लिए तो मतलब नहीं बनता है। थोड़ा बहुत अगर कोई करना चाहता है अलग चीज़ है। गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना बनता है, तो वो तो ठीक है। उसके अलावा कि भाई इक्विटी में रिटर्न नहीं आया, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स इंप्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं आया, तो भाई रिटर्न आने वाला है, यही तो समय, यही जो टिक जाएगा वो शायद 1-2 साल में थोड़ा परफॉर्मेंस निकाल लेगा मार्केट्स। जो भाग गया वो तो गया ना, उसका तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग को यही समझना है। यहीं पे देखिए गलती होता है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, जबकि एकदम अब लग रहा है कि शायद परफॉर्मेंस आने वाला है, क्योंकि बहुत समय हो गया, बाहर थोड़े हालात ख़राब दिख रहे हैं, खासकर यूएस मार्केट्स में, यहीं पे भाग जाएंगे। और जैसे ही जो इन्वेस्टर्स हैं, भोले वाले इन्वेस्टर्स, वो भागेंगे ना, पूरा का बेच कर भाग देंगे, कुछ लोगों को लॉस होगा, कुछ लोग को कोई किस तरह प्रॉफिट नहीं होगा। अब उसके बाद देखेंगे कि कुछ समय के बाद मार्केट ऊपर जाने लगे, और फिर ये भोले भाले इन्वेस्टर्स 2-3 साल और वेट करेंगे, क्योंकि अभी तुरंत भागे हैं ना, तुरंत वापस आएंगे नहीं, ठीक है। 2-3 साल और वेट करेंगे। जब 2-3 साल देखेंगे अरे बहुत अच्छा रिटर्न आ गया, तब उनको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं 2-3 साल से रिटर्न आ रहा है ना, फिर से आएगा, फिर से आएंगे, फिर से भाई रिटर्न तो आ चुका है, ये एवरेज आउट करता है, एवरी ईयर एवरी मंथ रिटर्न नहीं देगा, 1-2 साल देगा फिर डाउन हो जाएगा, फिर 1-2 साल देगा, 2-3 साल देगा, डाउन हो जाएगा, एवरेज आउट करेगा, लगातार उस तरह का रिटर्न नहीं आ सकता है। तो यही चीज़ हमें समझना है। सो नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताता हूँ, मैं भी यूज़ करता हूँ। देखिए एक होता है ना लाइफ में, जब भी आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना, उसको इस चीज़ पे, इस आधार पर डिसीजन लें कि क्या चीज़ आपके कंट्रोल में है और क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। इसको ऑफकोर्स मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जोड़कर बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप लाइफ में दूसरे चीज़ों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट आप करने जाते हैं, आपके कंट्रोल में क्या है क्या नहीं है। तो मार्केट का जो रिटर्न आता है ना, मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये तो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचकर ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा ही नहीं भाई, ये तो कंट्रोल में है ही नहीं। जो कंट्रोल में है उस पर दिमाग लगाइए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में है, इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाइए। जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ कर करिए, किसी का यूट्यूब वीडियो देखकर, किसी की बात सुनकर मत कीजिए। आपका अर्न मनी है, डूबेगा तो आपका पैसा डूबेगा। नॉलेज बढ़ाइए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, अच्छे क्वालिटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहिए। ये सब हमारे कंट्रोल में है, तो जो कंट्रोल में है उसी पे काम कीजिए। रिटर्न्स ना, मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए यहाँ से यहाँ से, भाई वो कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ वहाँ पे आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि डाइवर्सिफाई करके रखें ना, डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसे को डाल कर रखें, ताकि जो भी ठीक ठाक करे वहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए और ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसका जो रिटर्न्स है वो ठीक ठाक आ जाए। इस तरह से चलें, फालतू में रिटर्न के चक्कर में नहीं जाए। और ख़ासकर कोई भी एसेट क्लास अगर 2-3 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो आइडियली वहाँ पे हमें सतर्क हो जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करें अलग चीज़ है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत और रिटर्न आए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर और बढ़ा देना वो तो सही नहीं है ना, वो तो भाई खतरे का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझें, डाइवर्सिफाई करके रखें, क्वालिटी अच्छा रखें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, पड़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करें। मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छा बीतेगा। ना क्रिप्टोज के बारे में क्वेरीज आना शुरू हो गए हैं ना। क्रिप्टो का जब भी इतना ज़्यादा क्वेरी आता है, सिंपल, इनफैक्ट कोई भी चीज़ का जब प्रश्न बहुत ज़्यादा आने लगता है ना, मतलब कि यूट्यूब चैनल्स बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए एक तो याद रखिए ना कि क्रिप्टो मैंने बार बार बताया है कि कोई बहुत अच्छा एसेट क्लास है नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा स्पेकुलेटिव है ये, भगवान की कृपा जिसे मैं बोलता हूँ ना, जैसे शॉर्ट टर्म।
ना, जो 1-2 मिनट में 1-2 सेकंड में जो लोग पैसा बनाते हैं मार्केट से ना, उस तरह का है ये सब। स्पेकुलेटिव है तो इन चक्करों में ज़्यादा आइडियली नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ चक्करों में। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, इसका कुछ भी बैकिंग नहीं है। इक्विटी में जैसे बैकिंग होता है ना कंपनी, कि भाई कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा तो लॉन्ग टर्म में वहाँ से रिटर्न्स आएगा, बैकिंग है। गोल्ड का कोई बैकिंग नहीं है, लेकिन गोल्ड है ना कि सदियों से चल रहा है और एक कॉन्फिडेंस वहाँ बना हुआ है, उसके कारण गोल्ड अच्छा कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि गोल्ड का कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ है, ठीक है। डिमांड क्या है कि सही बात है, रिटेल में भी अच्छा खासा डिमांड है, और प्लस यहाँ पे सेंट्रल बैंक का भी डिमांड आ रहा है, वो लोग भी खरीद रहे हैं। इसीलिए गोल्ड के पीछे भी आप बोल सकते हैं कि चलो एटलीस्ट यहाँ से बैकिंग है। सिल्वर का भी बैकिंग है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, ये सब है। क्रिप्टो का ऐसा कुछ नहीं। क्रिप्टो बोला जाता है कि यूज़ होगा, ट्रांजैक्शन करेंगे, ये सब कब होगा क्या नहीं, अभी तो चल रहा है कुछ सालों से, अभी तक तो कुछ भी सिग्निफिकेंट वहाँ देखने को मिला नहीं है, ठीक है। और क्रिप्टो के साथ प्रॉब्लम क्या है इंडिया में खास करना, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में मैं ऑफकोर्स अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इतना ज़्यादा टैक्स पे करना, ऊपर से इतना ज़्यादा वोलाटाइल, कितना ज़्यादा अप डाउन करता है ना, और प्लस क्रिप्टो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है ना। अगर आपका पूरा पैसा यहाँ डूब भी जाता है, आरबीआई कुछ नहीं करेगा। जैसे बैंक्स में प्रॉब्लम आता है तो आरबीआई क्या करता है कि भाई दूसरे बैंक के साथ मर्ज कराता है, टेक ओवर कराता है, ताकि हमारा पैसा बच जाए, ठीक है ना। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सेबी कुछ ना कुछ वहाँ करता है, एटलीस्ट पनिश तो जरूर करता है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्रिप्टो में, आपका पैसा गया तो गया, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तो इस तरह के एसेट क्लास में देखिए, एक होता है ना आपका हार्ड एंड मनी है, ठीक है, आपका डिसीजन है। थोड़ा बहुत ना इंटरटेनमेंट के लिए या फिर लक ट्राई करने के लिए, वो अलग चीज़ है। थोड़ा बहुत कि भाई पूरा डूब भी गया तो मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह का कोई करना चाहता हो दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देना इस उम्मीद में कि रातों रात अमीर बन जाऊँगा, हो सकता है बन जाए, यू नेवर नो, फ्यूचर है ना, किसको पता है। लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा चांस यही है कि भाई पूरा का पूरा पैसा ही ना उड़ जाए, ठीक है। क्योंकि ठीक बात है रिटर्न आ रहा है, लेकिन वहाँ पे फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार आप न्यूज़ सुनेंगे ना कि कितना सारा पैसा ऑल ऑफ सडन गायब हो गया, और गायब हो गया तो हो गया, वो वापस नहीं आता है वो पैसा। ऐसा नहीं कि फिर आपको वापस आएगा या आरबीआई कुछ मदद करेगा या सेबी मदद करेगा, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, या फिर कोई इंटरनेशनल एजेंसी आपको मदद करेगा, कुछ नहीं होगा। ये सब बात दिमाग में रखें। तो थोड़ा बहुत अगर कोई करना चाहता है कि चलो ठीक है लक ट्राई करते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो सही, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन बड़ा सा एक्सपोजर लेना, सब कुछ ना इधर से निकाल के पूरा का पूरा लगा देना कि क्रिप्टो पूरा गिरा हुआ है, रातों रात मैं अमीर बन जाऊंगा, बन जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो लक के भरोसे बनेंगे। 100% लक, अगर लक बहुत स्ट्रांग है ट्राई आउट किया जा सकता है। टैक्स देखिए, 30% फ्लैट टैक्स ऑन गेन्स, जो भी प्रॉफिट बन रहा है उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। सेल कर रहे हैं, इवन जब स्पेंड कर रहे हैं, क्रिप्टो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस पे लगेगा, स्वैपिंग पे लगेगा, ठीक है। इसके अलावा 4% सेस लगता है, हेल्थ और एजुकेशन सेस, ठीक है। तो 30% के अलावा ये जो सेस ऐड करेंगे ना, तो टोटल जो टैक्स आता है वो आता है 31.2% आपके प्रॉफिट पे। इसके अलावा 1% का टीडीएस भी कटता है, एक सर्टेन ट्रांजैक्शन वैल्यू से ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं 1% का टीडीएस भी दे, ठीक है। और ये सब के बाद और भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। कोई भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी भी खरीदे कभी भी बेचे, ये इस तरह का टैक्स देना होगा, और कोई भी सेट ऑफ नहीं है। मान लीजिए आपके पास 2 क्रिप्टो करेंसीज है अलग अलग, इथेरियम है, बिटकॉइन अलग अलग है, एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है उसमें तो आप टैक्स देंगे, लॉस हो रहा है तो उससे कुछ भी सरकार को लेना देना नहीं। कि भाई ऐसा नहीं कि आप सेट ऑफ कर सकते, इक्विटी में करते हैं ना, सेट ऑफ कर देते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं। कोई लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं। और साथ ही अगर टैक्स आपने सही से फाइल नहीं किया, मतलब टैक्स में ये डिटेल्स नहीं दिए क्रिप्टो रिलेटेड, वहाँ पे पेनल्टी लगता है। मतलब अगर आपने ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को नहीं दिया, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को टैक्स फाइलिंग के समय, तो 200 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी लगता है। उसके अलावा आपने अगर सही से रिपोर्टिंग नहीं किया कि आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शंस किए हैं, या फिर एक बार आपने गलत रिपोर्ट करके उन डिटेल्स को करेक्ट नहीं किया, तो फ्लैट यहाँ पे 50,000 का पेनल्टी लगता है। तो ये सब, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, मतलब कितना बताऊँ मैं। ये सब हेडेक लेकर इतना ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो देखिए वैसे यूट्यूब चैनल्स ना जो कि सिर्फ क्रिप्टो बताते हैं तब तो सही बात है, क्रिप्टो का ही है, लेकिन अगर कोई दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर सिर्फ क्रिप्टोस का आ रहा है तो वहाँ भी आपको सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। बार बार क्रिप्टो, जैसे मैं भी बात करता हूँ ना, मैं भी बोलता हूँ ठीक है भाई, आपका हार्ड अर्न मनी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है सोच समझ कर कर सकता है,
लेकिन अगर मैं एवरी वीक पता चला 2-3 वीडियो सिर्फ क्रिप्टो 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 पे ही पब्लिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये बंदा कर क्या रहा है। ठीक है ना, आपका हार्ड अर्न मनी है, फाइनल डिसीजन तो आपका है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।